हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजीता ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए इसी को अपनी टैगलाइन बनाते हुए कहते हैं कि आप अपने परिवार के साथ रहिए स्वस्थ और संजीता ऑनलाइन क्लास के साथ रहिए मस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक में ये था कि लास्ट जो हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में देखा था, तो वहाँ पर हमने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के एनिमल्स के बारे में पढ़े हैं और ये बताया कि कौन कौन से स्पीसीज खतरनाक मतलब ख़त्म होने वाले हैं, कौन कौन से स्पीसीज खत्म हो चुके हैं और कौन कौन से जीवों पे अभी भी खतरा मंडरा रहा है। तो जैसे जो खत्म हो चुके थे उनको एक्सटिंक्ट कहा गया और जो जो खत्म होने वाले हैं उनको हम इंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं और जिन पर खतरा मंडरा रहा है उसको हम लोग वल्नरेबल स्पीसीज कहते थे। तो अब ये देखते हैं कि सरकार द्वारा ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए हैं जिसकी वजह से आपके वाइल्ड लाइफ को पूरी तरह से बचाने की कोशिश की जा रही है। तो उनमें से जो सबसे पहला प्रोग्राम था वो था प्रोटेक्टेड एरिया, जिसको गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। सरकार ये चाहती थी कि एनिमल को जू में पालने से अच्छा ये है कि हम उन एनिमल को उन्हीं के जंगलों में क्या कर दें, प्रोटेक्टेड कर दें। और वो क्या करते थे, उन जंगलों में क्या फॉरेस्ट ऑफिसर बैठा देते थे और वहाँ पे जंगल का एक कानून बन जाता था कि जंगल में न लकड़ी काटनी है, न जंगल में अब ओवर ग्रेजिंग कराना है, ना ही यहाँ पर इलीगल हंटिंग करनी है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर कानूनी धाराएं चला करके उनको जेल भेजा जा सकता है। इसके एक सीधे से एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा, सलमान खान इसके आज के 3-4 साल पहले किसी काले हिरण का शिकार कर दिए थे, तो उनको काफ़ी लंबे समय तक उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े थे। बिकॉज ऑफ क्योंकि उन्होंने काला हिरण जो एक बहुत दुर्लभ प्रजाति थी उन्होंने उसका शिकार किया था और जब उन्होंने उसका शिकार किया था तो गवर्नमेंट ने उनको क्या किया था, उनको कुछ दिन के लिए जेल में भी डाले थे। तो इसी तरह से ये नियम सबके लिए लागू होता है। तो इसी एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया, जहां पर शिकार, हंटिंग, ग्रेजिंग करना मना होता है। तो मैंने लिखा हुआ दोज नेशनल हैबिटेट मतलब ये अब नेचुरली हैबिटेट हो गया, विच, और ये लैंड भी हो सकता है और वाटर भी हो सकता है, विच आर प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट थ्रू मेकिंग लॉज। गवर्नमेंट द्वारा लॉ बना करके उनको क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया कहते हैं। जैसे जैसे मैं सबसे पहले एग्जांपल ये है नेशनल पार्क है, मैंने नेचुरल पार्क लिखा हुआ, यहां पे ये नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क, अब नेशनल पार्क क्या होता है, क्या रहा है कि नेशनल पार्क वो यहां पर मैंने देखो लिख दिया, यहां पर है नेशनल पार्क इज ए लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया दैट मेंटेन बाय गवर्नमेंट टू प्रिजर्व द वाइल्ड लाइफ एंड नॉट अलाउड ग्रेजिंग एंड हंटिंग या ह्यूमन एक्टिविटी। यहां पर किसी भी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी को कोई भी अलाउड नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, आप लोगों ने देखा होगा उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा जंगल है, उस जंगल में वहाँ पे टाइगर को प्रिजर्व किया जाता है क्योंकि वो टाइगर का एक नेचुरल हैबिटेट है। तो सरकार ने पूरे के पूरे उस लैंडस्केप को क्या कर दिया, प्रोटेक्टेड कर दिया। तो उसी का नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगर आप वहाँ पे कभी रहते होंगे तो देखे होंगे सड़कों पर हिरन उरन ये सब आ जाते हैं। तो ये कहाँ है, उत्तराखंड में। किस लिए प्रिजर्व किया जाता है, टाइगर के लिए। उसी प्रकार काजीरंगा, ये आपको आसाम में मिलेगा। वहाँ पे क्या प्रोटेक्ट किया जाता है, 1 हॉर्न राइनो, केवल इंडिया में मिलता है, एक सींग वाला। अफ्रीका में 2 हॉर्न और 3 हॉर्न मिलते हैं, तो वहाँ पर इनको प्रोटेक्ट कर दिया गया है। गिर नेशनल पार्क, ये गुजरात में, आप सभी जानते हैं यहाँ पे लायंस मिलते हैं, एशियाटिक लायंस, तो ये इनको यहाँ पर प्रिजर्व किया गया है। कान्हा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में मिलता है, यहाँ पर आपने टाइगर को प्रिजर्व किया हुआ है। और फिर सारिस्का नेशनल पार्क, ये है राजस्थान। और आपको पता है भारत द्वारा जिस नेशनल पार्क को सबसे पहले प्रिजर्व किया गया है वो है सारिस्का नेशनल पार्क। यही वो प्रोटेक्टेड एरिया है जिसको गवर्नमेंट ने सबसे पहले 1961 में सबसे पहले इसी को प्रोटेक्ट किया था। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के ऊपर। अब ये कहेंगे सेंचुरीज क्या होते हैं। देखिए सेंचुरीज और नेशनल पार्क में ये अंतर है कि नेशनल पार्क बहुत बड़ा होता है, उसमें पूरा का पूरा जंगल आ जाता है और जंगल के अंदर लैंड वाटर इसके जो कुछ भी है सब प्रिजर्व हो जाते हैं। लेकिन सेंचुरीज वो होते हैं, ये छोटे प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं। और छोटे प्रोटेक्टेड एरिया में एक अंतर ये होता है कि जिस प्रकार से आपने नेशनल पार्क में देखा था वहाँ पर हंटिंग अलाउड नहीं था, उस प्रकार से यहाँ पर भी हंटिंग अलाउड नहीं है। लेकिन एक चीज़ का डिफरेंस है, इसमें ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है। आप कुछ अपने ज़रूरत की चीज़ों को ला सकते हैं, खेती कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, लेकिन बिना उनके नेशनल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रॉय किए हुए। तो इसको हम लोग कहते हैं सेंचुरीज कहते हैं। तो ये लिखा
लिखा हुआ है इट इज एन एरिया दैट इज स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन देयर नेचुरल हैबिटेट। अब यहां पर यह बात जो मैंने अभी आपसे कहा है कि इनको आप जोड़ सकते हैं, दे आर स्मॉलर देन नेशनल पार्क एंड अलाउड ह्यूमन एक्टिविटी बट विदाउट हार्मिंग एनिमल्स। ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसा कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म मतलब जगह है जहां पर हम इनको कर सकते हैं। तो इसमें तो बच्चों बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको आपके सबसे नज़दीक की जगह के बारे में बताता हूँ। आप लोगों को यहाँ से मैदावल की तरफ लगभग 20-22 किलोमीटर दूर आपको एक बखीरा एक जगह मिलेगी। बखीरा में एक झील है, वो झील वहाँ के पक्षी अभ्यारण्य केंद्र माना जाता है और वहाँ पर विदेशी पक्षी आते हैं, विशेषकर साइबेरिया से पक्षी आते हैं, तो वो ठंड के दिनों में वहाँ पे प्रवास करते हैं। तो वो पूरा एरिया प्रिजर्व कर दिया गया है कि आपको वहाँ पर उनको हंटिंग नहीं करनी है। बहुत समय पहले वहाँ पे लोग चोरी छिपे उनको मार मार करके उन पक्षियों को मार मार के खाते थे, लेकिन अब सरकार ने प्रोटेक्टेड कर दिया। वहाँ पे देखिए गार्ड बैठते हैं, पुलिस बैठती है और जो उनकी प्रिजर्व यानी उनकी रखवाली करते हैं। हाँ, लेकिन अब आप नदी से अगर मछली पकड़ना चाहें तो पकड़ सकते हैं, लेकिन विदाउट हार्मिंग दैट इज नोन एज द सेंचुरीज। अब आइए देखते हैं कि विदेश भारत में कौन कौन से हैं। भारतपुर बर्ड सेंचुरीज राजस्थान में है, यहाँ पे क्या साइबेरियन क्रेन आते हैं। चिल्का लेक बर्ड सेंचुरीज उड़ीसा में है, यहाँ पे इंडियन बर्ड्स जो छोटे छोटे पक्षियाँ होती हैं। सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरीज हरियाणा में है, ये भी इंडियन बर्ड्स को प्रिजर्व करता है। बांदीपुर सेंचुरीज कर्नाटका, यहाँ पर एलिफेंट्स आते हैं। और मधुमाली सेंचुरीज तमिलनाडु में है, यहाँ पर भी एलिफेंट प्रिजर्व किए जाते हैं। हाँ, तब अगला टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व। अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? देखिए ये भी एक नेशनल पार्क का ही हिस्सा होता है, लेकिन एक बायोस्फीयर रिजर्व में कई सारी सेंचुरीज भी आ सकती हैं और कई सारे नेशनल पार्क भी आ सकते हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ा एरिया प्रोटेक्ट किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। जैसा कि नाम है बायोस्फीयर, पूरा का पूरा लैंड प्रदेश ही पूरा प्रिजर्व कर दिया जाए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। अब इसके उद्देश्य क्या होते हैं? ये एक्चुअल में इसलिए बनाया गया है ताकि हम लोगों को एजुकेट कर सके। यहाँ पर लोग ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं, जैसे कि जब कोई अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में या फिर एनिमल हस्बेंड्रीज में पूरी कर लेता है, तो वो अपने ट्रेनिंग के लिए वो इन्हीं स्फीयर्स में जाते हैं। और जब वो जाते हैं तो यहाँ पर इनको क्या किया जाता है, सिखाया जाता है डेवलप टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, कि हम अलग अलग प्रकार के जो वन्य जीव हैं उनको हम कैसे प्रोटेक्ट करें, और उनको एजुकेट किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, और क्या किया जाता है अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंट, और उनके मन में इन्वायरमेंट के प्रति जागरूकता पैदा की जाती है। और उनको उनसे ये भी उम्मीद की जाती है, उम्मीद की जाती है कि इको फ्रेंडली लिविंग, मतलब वो ऐसा नहीं कि केवल हम ही रहें पर्यावरण न रहे, बल्कि हम पर्यावरण के साथ किस प्रकार रह सकते हैं, हम ऐसे उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो इसलिए ऐसे रिजर्व को हम लोग क्या कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। ये दो उद्देश्य पूरा होता है, एक तो सबसे पहले बात एरिया प्रोटेक्टेड हो जाता है, दूसरी भी चीज़ हम लोगों को उसके प्रति इन्वायरमेंट के प्रति उनको अवेयरनेस देते हैं, वहाँ पे एजुकेशन देते हैं। तो ऐसे कौन कौन से हैं? तो ऐसे कुल भारत में कुल 18 हैं, जिसमें से 4 ये प्रमुख हैं, नीलगिरीज बायोस्फीयर, नंदा देवी बायोस्फीयर, सुंदरवन बायोस्फीयर एंड गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर। अब याद रखिएगा एक बायोस्फीयर में एक नेशनल पार्क जरूर आता है और कई सारे छोटे छोटे सेंचुरीज भी आते हैं। इस नाते चूंकि ये बहुत बड़ा एरिया को प्रोटेक्ट करता है, इस नाते इसको बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग अगला टॉपिक है रेड डेटा बुक। अब ये रेड डेटा बुक क्या होता है? रेड डेटा बुक में ये एक्चुअल में वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन द्वारा लिखी गई एक ऐसी बुक है जिसमें हम उन सभी प्लांट और एनिमल के और दुनिया भर की जितनी भी प्लांट और एनिमल की स्पीसीज हैं उसमें हम उनमें उनका लेखा जोखा रखते हैं, और उसमें हम कुछ पन्ने उनके लाल हैं, और ये लाल वो हैं कि जिन प्राणियों के ऊपर अब खतरा मंडरा रहा है। तो इस नाते इस पूरी किताब का नाम रख दिया गया है रेड डेटा बुक। और इसके ये बनाया क्यों गया? इसका उद्देश्य यही है कि हम लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करें कि अगर हम इन एनिमल्स के बारे में अगर हम इनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो आने वाले हो सकता है कुछ दिनों में हम इनके केवल फिगर या फोटो देखें, बल्कि हमें इनके बारे में एक्चुअल नॉलेज तब कुछ नहीं मिल पाएगा।
इससे हम लोगों के इस इन्वायरमेंट से एक बहुत बड़ा लॉस होगा। वो लॉस कहते हैं, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल टर्म में कहते हैं जीन पूल का लॉस होगा। अगर एक बार वो पूरी स्पीसीज खत्म हो गई तो उनका ना डीएनए मिलेगा, ना उनके बॉडी से कुछ भी कोई प्रकार एक्सट्रैक्शन से मिल पाएगा, जिसकी वजह से हम उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। तो उसी को कहते हैं रेड डेटा बुक। उसका है माइग्रेशन। अगला टॉपिक है माइग्रेशन। माइग्रेशन देखिए एक बहुत अच्छा वर्ड है, क्या कह रहा है, सीजनल मूवमेंट ऑफ बर्ड एंड अदर एनिमल इन ए लार्ज नंबर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू ब्रीडिंग एंड फीडिंग और क्लाइमेट चेंज इज कॉल्ड माइग्रेशन। मतलब जब प्राणियों का एक बड़े लार्ज स्केल पर, अगर जब क्लाइमेट चेंज हो या इसकी वजह से या खाने की वजह से हो या इसकी वजह से या ब्रीडिंग की वजह से या इसकी वजह से, अगर वो एक बहुत बड़ी संख्या में एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और वहाँ कुछ दिनों तक प्रवास करने के बाद वापस वो अपनी जगह पर आ जाते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं माइग्रेशन। अब जैसे एग्जाम्पल मैंने दे लिखा है, एक होती है मछली, हिल्सा मछली, ये विशेषकर गंगा की नदियों में पाई जाती है। एक्चुअल में मोस्टली ये फिश कैसी होती है, ये मैराइन फिश होती है और ये समुद्रों में रहती है। लेकिन जब इनको ब्रीडिंग करना होता है तो ये बंगाल के हुगली नदी से होते हुए गंगा नदी में आ जाती हैं और बहुत दूर इलाहाबाद तक चली जाती हैं, और ये पीले कलर की मछली होती हैं। अब फिर जब ये क्या कहते हैं, ये मीठे पानी में अपने बच्चों को देती हैं, फिर बच्चों को देने के बाद वापस ये मछली कहाँ चली जाती हैं, समुद्र में चली जाती हैं। फिर जब इनके बच्चे बड़े होते हैं, बहुत बड़े नहीं, बहुत छोटे ही बच्चे, तभी इन बच्चों का उन नदियों से सीधे माइग्रेशन स्टार्ट हो जाता है, कहाँ पर, समुद्रों की तरफ। और जब तक वो बच्चे समुद्र में पहुँचते हैं तब तक वो फिर से क्या होता है, एडल्ट हो जाते हैं। तो ये मछली इनकी है। और आपने देखा साइबेरियन क्रेन, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था बखिरा झील के बारे में। बखिरा झील में देखिए जब ठंड का सीजन आता है तो यहाँ का टेम्परेचर 10 और 16 के बीच होता है एवरेज, जबकि साइबेरिया का टेम्परेचर -10 से लेकर के 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। तो ऐसे कंडीशन में वो बर्ड्स वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो क्लाइमेट चेंज जब होता है तो वो वहाँ से भाग करके कहाँ जाते हैं, बखिरा आ जाते हैं, या भारत के उन दूसरे प्लेसेस में आ जाते हैं जहाँ पर गर्म का माहौल होता है। तो पूरे ठंड भर ये यहाँ रहते हैं, और जब बसंत का सीज़न आता है या बसंत का सीज़न जब जाने वाला होता है तब यहाँ पे गर्मी स्टार्ट होने लगती है, और तब साइबेरिया में बसंत आ जाता है। तब वो 2-3 महीने यहाँ रहने के पश्चात फिर कहाँ चले जाते हैं, साइबेरिया में चले जाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से ये बर्ड्स के माइग्रेशन के बारे में मैंने आपको बताया। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।